Hello everyone, this is Shambhavi Mehrotra and I will be taking care of your English. First of all, let me introduce myself to you. So I have done my BCom honors from Delhi University. I have completed my LLB and LLM. I am already a published author and a poet. I have been featured in Times Femina magazine this year and in New Indian Express this year. I've published four of my books. Here is the list of the four books that I have already published. They are available both in paperback and in Kindle edition as well. In case you wish to know more about me, you may connect with me and I would love to know more about you. So please leave me a message with your name and introducing yourself. As I said, मैं आपकी इंग्लिश देखूंगी. So हमारी इंग्लिश का चैप्टर शुरू होता है from first chapter. आज का टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर रिटन बाय द बिलव्ड खुशवंत सिंह जी. खुशवंत सिंह जी इज अ फेमस राइटर, काफी फेमस राइटर हुए हैं. उनका हमारे पास पहला चैप्टर आता है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में सबसे पहला वर्ड जो आपकी हेडिंग में ही समझ में आता है दैट इज पोर्ट्रेट. सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट यहाँ पर जैसे हम लोग पेंटिंग्स देखते हैं, पेंटिंग्स में पोर्ट्रेट्स बनी हुई होती हैं, तो पोर्ट्रेट्स आर स्पेसिफिकली डिपिक्टिंग, वो खास तौर पर दिखाती हैं एक इंसान के चेहरे को. अब चेहरा आपको पता है, चेहरा सारी की सारी चीजें दिखाता है. कोई इंसान काफी मुश्किलों से गुजरा होता है, कोई इंसान काफी ज्यादा गुस्से वाला होता है, कोई बहुत जेलस होता है, कोई बहुत खुश मिजाज होता है, कोई हमेशा मजाक करता रहता है. तो हर तरीके का आपको फेस मिलता है एंड फेस टेल्स यू अबाउट द पर्सन, उस इंसान के बारे में अंदर तक बताता है. तो खुशवंत सिंह जी एक पोर्ट्रेट दिखाते हैं एक लेडी का. इस चैप्टर में वो बहुत खूबसूरती से एक लेडी के बारे में बताते हैं जो कि उनकी ग्रैंड मदर हैं. उनके बारे में एक कैरेक्टर स्केच एक तरीके का वो दिखाते हैं. हमने 9th-10th में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स पढ़े थे, उसमें हम सारी डिटेल्स बताते थे. वैसे ही एक डिटेल मिस्टर खुशवंत सिंह जी ने इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी के लिए यहाँ पर लिखी है. So let us start with the chapter, The Portrait of a Lady. अगर आप इसको अपनी लाइफ से, अपने रिलेशनशिप्स से, अपनी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, आपका जो चाइल्डहुड रहा है, या आपके जो आपकी पिछली जनरेशन दैट इज योर मदर फादर, उनका जो चाइल्डहुड रहा है, उससे अगर आप रिलेट करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी काफी आसानी होगी. So I'm starting with the first page. हम फर्स्ट पेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं फिलहाल. So it says, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब बेसिकली यहाँ पर वो बताता है कि जब भी हम लोग दादी शब्द यूज करते हैं या ग्रैंड मदर शब्द यूज करते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में, हमारे थॉट्स में हमेशा एक ओल्ड लेडी ही आती है. सो दैट ही इज ट्राइंग टू से दैट माई ग्रैंड मदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. So obviously हमारा जो ऑथर है वो थोड़े बड़े हो गए हैं, बट जब उनके अंदर एक होश आया कि हाँ ये मेरी दादी है, ये ऐसी रहती, छोटे बच्चे के अंदर होश नहीं होता, तो जब उनको वो होश आया कि ये मेरी दादी हैं, तो वो जब से उन अपनी दादी को देख रहे हैं तब से उनकी वो ओल्ड हैं. ओल्ड इन द सेंस उनके वाइट बाल हो सकते हैं, रिंकल उनकी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, तो पिछले 20 साल से वो अपनी दादी को बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. अब बच्चा होता है, उसको जब पता चलता है कि ओ उनके पास एक हस्बैंड भी थे, यानी कि उनके दादाजी भी थे, तो उनको बाकी लोग बताते हैं कि वो कभी एक टाइम पर वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और उनके हस्बैंड भी थे. तो यानी कि ऑथर अपने दादाजी से नहीं मिला है, यहाँ से हमें ये पता चलता है.
बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अब एक ऑथर ने जब बचपन से अपनी दादी को ओल्ड ही देखा है, पिछले 20 साल से उनकी झुर्रियां देखी हैं, तो वो कैसे बिलीव कर ले कि यही लेडी कभी एक सुंदर औरत हुआ करती थी और इनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। So, my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. ड्राइंग रूम में उनके दादाजी की फोटो हुआ करती थी, तो वहां से उनको समझ में आता था कि हाँ ये इनके हस्बैंड थे, ये ऐसे दिखते थे, ये उनको वहां से समझ में आता था। He wore a big turban and loose fitting clothes. उस टाइम पे जैसे कपड़े चला करते थे, एंड ऑब्वियसली ही वॉज अ सिख, तो उनकी एक बड़ी सी टर्बन वो पहना करते थे बिकॉज वो उनकी शान थी। His long, white beard covered the best part of his chest. What is the best part of his chest? आगे सारा कुछ वो कवर करते थे। उनकी जो उनकी बियर्ड थी वो उनके पेट तक आती थी, इतनी बड़ी, और उनकी वाइट बियर्ड थी। वो फोटो उनकी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सो बेसिकली सबसे पहले हम वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट आई एक्सपेक्ट कि जहां जहां हमने जो जो डिटेल पढ़ी है वो डिटेल्स आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि जो ऑथर था उसको, अब उसने स्टार्टिंग से अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड देखा था, तो उसके लिए ये बिलीव करना काफी टफ हो रहा था कि हम, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो भी कभी खूबसूरत रही होंगी या उनका भी एक हस्बैंड रहा होगा। आफ्टर दैट ही एक्सप्लेन्स अबाउट हिज ग्रैंडफादर। वो उनकी पोर्ट्रेट को देख के क्या इंटरप्रेट करता है। सो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। सो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. मैंटल पीस क्या होता है? एक शो पीस जिसके ऊपर ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। नेक्स्ट डिटेल क्या था? He wore a big turban and loose fitting clothes. Third detail, his long white beard covered the best part of his chest. And the fourth, he looked at least 100 years old. Because of his white beard, वो काफी बुजुर्ग लगते थे। Fifth, he did not look the sort of person who would have a wife or children. मतलब वो इतने बुजुर्ग थे कि वो नहीं था, लगता नहीं था कि उनकी एक वाइफ होगी या उनके सो भी होंगी। So basically this shows the author is so innocent, वो इतनी innocent देख रहे हैं अपने ग्रैंडफादर की पिक्चर को कि उनको जो एज फैक्टर है उससे वो काफी ज्यादा अनअवेयर हैं। ही डज नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि एज फैक्टर भी कुछ होता है। ये फोटो जो है काफी उनकी ओल्ड एज में ली गई है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, कमिंग बैक, वो अपनी ग्रैंड मदर की बात करते हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अब इसको अंडरलाइन किया हुआ है, थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी कि दैट वॉज अगेंस्ट। वो बिलीव करना काफी मुश्किल था कि उसकी ग्रैंड मदर भी कभी यंग और प्रिटी रही होंगी। She often told us of the games she used to play as a child. That seemed quite absurd. Underline कर दीजिए, मैं जब बोल रही हूँ absurd. Absurd का मतलब क्या होता है? अजीब। हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, जैसा समझ में आए। absurd, अजीब, weird. तो अब देखिए, आप 11th में आ गए हैं तो आपकी जो वोकैबलरी है वो भी थोड़ी एनहांस होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे, कोशिश करिए वो वर्ड्स आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करें जरूर। आप ये मत लिखिए ऑथर को बड़ा अजीब लगा या द ऑथर फाउंड इट वेरी वियर्ड। यू शुड राइट अब्सर्ड। आपका टीचर जो है आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो उसके लिटरेचर में, जो उसके चैप्टर में उसने वो कीवर्ड्स यूज करे हुए हैं, वो कीवर्ड्स बच्चे को याद है या नहीं। सो अगर आपने ये चीज समझ ली, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम विद गुड नंबर्स। सो सबसे पहले हमने पढ़ा दैट थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एंड प्लीज अपनी पेंसिल्स और पेन चलाते रहिए। बुक में पेन नहीं यूज नहीं करते हैं, बुक में पेंसिल्स यूज करते हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाइए प्लीज। ओके, दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड यानी कि उनका जो रुतबा था एक दादी का, घर की बुजुर्ग का, घर के सबसे बड़े होने का, उससे काफी अगेंस्ट जाता हुआ लगता था जब वो कहती थी कि मैं इस तरीके के गेम्स खेलती थी। सो अगेन हमें ये पता चलता है कि ऑथर जो है ही इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसकी दादी भी कभी यंग हुआ करती थी। वो नहीं ये इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते। उनको लग रहा है कि जैसी उनकी दादी
कैसी थी, वो पैदा होते ही वैसी ही थी, वैसे ही ओल्ड और रिंकल्ड थी, बुजुर्ग थी, चलने में दिक्कत थी। तो उनको वो लगता था वो स्टार्टिंग से वैसे ही है। सो उनको ये चीज़ बहुत अब्सर्ड लगती थी, अब्सर्ड यानी कि वियर्ड लगती थी और अनडिग्निफाइड। उनकी उम्र के हिसाब से बड़ा अजीब लगता था जब वो कहती थी मैं गिल्ली डंडा खेलती हूँ या मैं हॉप स्कॉच खेलती हूँ, कुछ भी। And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Treated it like the fables, जो कहानियाँ वो prophets की सुना पुराने संत साधु महात्माओं की जो वो कहानियां सुनाया करती थी। तो कहानी का मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट ट्रू। तो उनको भी यही लगता था कि जो भी दादी जी हमारे को अपने बारे में बता रही हैं वो सब कुछ कहानी है, वो सब कुछ झूठ है। यहाँ तक क्लियर हो गया है ये पूरा पैराग्राफ आपको? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन लीव द डाउट्स इन द कमेंट्स और समथिंग। चैप्टर पे। So the next paragraph says, she had always been short and fat and स्लाइटली बेंट। यानी कि ऑथर ने हमेशा अपनी दादी को कैसा देखा था, शॉर्ट। जब आप बुजुर्ग होने लग जाते हैं, आपके ह्यूमन बींग्स जब बुजुर्ग होने लग जाते हैं तो वो छोटे होते हैं। छोटे का मतलब ये नहीं उनकी हाइट घट रही है, उनकी टांगे उनकी बोन्स जो है दे आर बेंडिंग। तो वो जो स्ट्रेट पोस्चर था वो अब छोटा हो रहा है। शी वॉज फैट एंड स्लाइटली बेंट। आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा स्मार्ट नहीं रह सकती है, वो हल्की सी बेंड हो जाती है बुजुर्गों की, तो वो बेंट थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस मतलब ये लाइनें पड़ी हुई हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, रिंकल्स मतलब झुर्रियां। तो अब इस पैराग्राफ में वो अभी जैसे अपनी दादी को इस टाइम पर देखता है, आप देख रहे हैं वो एडजेक्टिव कैसे यूज कर रहा है। हमारा जो राइटर है वो एडजेक्टिव्स क्या क्या यूज कर रहा है, यही चीज आपकी टीचर आपसे एक्सपेक्ट करती है। जब आप आंसर लिखेंगे तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपने कवर करना है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। So the author explains her grandmother to be short, fat, and slightly bent, with her face having crisscross of wrinkles. ठीक है, बस इतना सा आपने एक्सप्लेन करना है जिस तरीके से ऑथर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, wrinkles running from everywhere to everywhere. एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब क्या है? wrinkles भाग नहीं रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्पीकिंग, इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग। हम ये लिख रहे हैं, ऑथर ये लिख रहा है कि उन जो दादी थी उनके जो wrinkles थे वो फोरहेड पर भी थे, नोज पर, आईज पर, चीक्स पर, चिन पर, अपर लिप पर, आप उनकी पूरी गर्दन, वो सब रिंकल्स रिंकल्स थी उनके फेस पे। नो, आगे हम पढ़ते हैं, नो वी वर सर्टन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। यहाँ पर नो, ये जो वर्ड है नो, इससे ऑथर फर्मिटी देता है कि नहीं, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरी दादी कभी कुछ और भी रही होंगी। मैं ये फर्म हूँ, मैं ये श्योर हूँ कि जैसे वो अभी है वो स्टार्टिंग से वैसी थी। वी आर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड। ओल्ड मतलब इतनी ज्यादा बुजुर्ग है, वो इतनी ज्यादा बुजुर्ग है दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो एक एक्सट्रीम लेवल पे वो इतनी बुजुर्ग है कि इससे ज्यादा बुजुर्ग होना उनके लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे ज्यादा बुजुर्ग वो क्या होंगी? एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। वो 20 साल तक जैसे मैंने उन्हें देखा है वो वैसे ही उतनी ही ओल्ड रही है। वो यहाँ पर ये बोलना चाहता है, यहाँ पर ऑथर फर्मिटी देता है, एक अश्योरिटी देता है दैट यस, जैसे मैंने अपनी दादी को, अपनी ग्रैंडमदर को स्टार्टिंग से 20 साल से देखा है, वो स्टार्टिंग से ऐसी थी, जैसे जब से वो पैदा हुई वो वैसी ही है। वो ऐसे बोलता है। शी कुड नॉट हैव बीन प्रिटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, यानी कि वो कभी सुंदर हुई ही नहीं होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है। ऑथर कहता है शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब प्रिटी और ब्यूटिफुल दोनों ही शब्द एक से हैं, दोनों का मतलब एक है, बट डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रिटी जो वर्ड है वो यूज होता है प्रैक्टिकल टर्म्स में, यानी कि जो चीज दिख रही है। बट ब्यूटीफुल जो एक वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट सेंस का मतलब होता है आंतरिक खूबसूरती। आपकी आंतरिक खूबसूरती कैसी है, आपकी आत्मा, आपका बिहेवियर, आपकी नेचर, जो चीज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो चीज ब्यूटीफुल है। तो द ऑथर इज सेइंग कि जो दादी थी वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी, बट हाँ वो वैसे बहुत सुंदर थी।
आप समझ रहे हैं इस बात को? ये दोनों सिनोनिम्स हैं, प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। बट यही एक खासियत है खुशवंत सिंह की। द मोमेंट यू कनेक्ट विद द राइटर, देयर इज नो अदर वे यू कैन लूज एनी पॉइंट्स इन द लिटरेचर। आपको उस ऑथर को समझना है, उसके राइटिंग स्किल को समझना है, तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद बिलीव मी अच्छी होती चली जाएगी। सो यहाँ पर प्रिटी एंड ब्यूटीफुल का एक मीनिंग यहाँ पर ये है, एंड दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि ऑथर क्या समझाना चाहता है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ये दो बातें किस तरीके से ऑथर कह रहा है, तो आपको मैंने बताया। शी वाज प्रिटी, दिखने में वो सुंदर नहीं थी, बट अंदर से उनकी जो बिहेवियर था वो बहुत सुंदर था। इज दैट श्योर? तो जब वो सांस ले रही हैं, छोड़ रही हैं, उसमें भी पीस है उनका, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? एक आत्म संतोष। शी वाज सेटिस्फाइड। उनके पास जो था वो सेटिस्फाइड थी। वो कहती थी ना मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, ना मुझे ऐसा घर चाहिए। उनकी कोई नीड्स डिमांड ऐसा कुछ नहीं था। वो जहाँ जो उनके पास था वो उसमें वो बहुत खुश थी। शी वॉज पीसफुल, नॉट डिमांडिंग। तो ऐसा इंसान सबको कितना खूबसूरत लगता है, और जो भगवान में लीन रहता है, जो भगवान में हमेशा लगा हुआ है। तो इस सेंस में जो ऑथर था वो कहता था कि मेरी जो दादी है, शी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। अब आपको समझ में आया उनकी ब्यूटी कहाँ पे थी। वो ऑथर पहले ही लिखता है कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड। इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रस्ट मी। सो शी वाज सो टेरिबली ओल्ड कि वो इससे ज्यादा बुढ़ी नहीं हो सकती थी, बट शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो ये भी बोलता है कि वो कभी प्रिटी हो ही नहीं सकती थी, बट वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। किस सेंस में? अगेन, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। वो घर में इधर उधर चलती रहती थी व्हाइट साड़ी पहनकर, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily. उनके जो बाल थे वो अलग अलग जगह से अच्छे से कोम्ब नहीं थे, अनटाइडी थे, और उनके चेहरे पर आते थे। चेहरा कैसा था? पेल एंड प्यूकर्ड फेस। एंड हर लिप्स, लिप्स में क्या था? इनऑडिबल प्रेयर चलती रहती थी। शी वॉज ब्यूटिफुल। अब वो किस तरीके से, किस सेंस में? शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। माउंटेन में जैसे एक विंटर लैंडस्केप होता है, वो उस तरीके की थी, जो ड्राई होता है, खाली होता है। जैसे विंटर बहुत खाली खाली होता है, बट फिर भी उनको ना एक अलग सी शांति देता है। सो वो चीज उनको वहां पर दिखती थी, एक अलग ही शांति आती थी उनको वो चीज देखकर। an expanse of pure white serenity। सेरेनिटी यानी कि एक सोफेस्टिकेटेड सुंदरता जो फैली हुई थी चारों ओर। मतलब वो अगर आती तो उनका ऑरा, उनकी जो वाइब्स थी वो बहुत पॉजिटिव थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उनके चेहरे से बहुत शांति झलकती थी। ठीक है, अब आपको यहाँ तक अगर ये चीज सारी की सारी समझ में आ गई है, वी हैव डन द फर्स्ट पेज बेसिकली। तो उसमें हमारे को ऑथर बताता है किस तरीके से वो अपनी दादी माँ को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो उस ऑथर के लिए जो उसकी दादी थी वो स्टार्टिंग से वैसी ही रही है। आप देख रहे हैं जो जो ऑथर है वो हेडिंग को कैसे जस्टिफाई किया। ही इज टेलिंग द पोर्ट्रेट ऑफ दैट लेडी, कि वो प्रिटी नहीं है। वो बोल रहा है कि मेरी दादी प्रिटी नहीं है, बट शी इज येट वेरी ब्यूटीफुल। ऑथर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनकी शादी भी हुई होगी, उनके बच्चे भी हुए होंगे, बट हाँ, जो अब उनका लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का है। और वो जो उनका लाइफस्टाइल है, वो जो उनका बिहेवियर है, पर वो जो उनका बिहेवियर है, दैट इज वेरी वेरी काम, वेरी सूदिंग। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो मैं आपको बोलती हूँ उनको कहीं ना कहीं छोटे छोटे लिख लिया करिए। कभी कोई वर्ड आप भूल गए तो उसमें वो पॉइंट याद आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर है। हम आगे का चैप्टर तब शुरू करेंगे जब हमारे को फर्स्ट पेज में सारी डिटेल्स याद रहेंगी। क्या ऑथर ने उसके दादाजी के बारे में बोला, क्या ऑथर ने उसकी दादी के बारे में बोला, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। We will revise this in the next class, and we will continue with the next page, next two pages at least in the next class. ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, एंड ये चैप्टर जितना आप फेमिलियर होते जाएंगे इस चैप्टर से, उतना लिटरेचर इजी होता चला जाएगा। यू शुड नो कहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है, किस चीज में क्या लॉजिक है। ये सारे लॉजिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो आप लिटरेचर में काफी अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं।
एंड ट्रस्ट मी, जैसे कि मैं बोलती हूँ, जहाँ आपकी लिटरेचर पक्की हो गई, वहीं आपके राइटिंग स्किल्स में आपको अफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लिटरेचर में आपको इतनी खूबसूरत वोकैबुलरी मिलेगी, आपका राइटिंग स्किल्स इतने इनहैंस होंगे। देखिए 11th में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस बीच में से देती हैं टीचर, बिकॉज शी इज प्रिपेयरिंग यू फॉर योर 12th क्लास। 12th में भी तो आपने ये चैप्टर्स करने, इनका लेवल एक अप हो जाएगा। सो मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, that will remain like this. We will be doing short chapters, short topics of a chapter, and we will be completing that. हम छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, उनको कंप्लीट करते चले जाएंगे, एंड वी विल कीप आवर लिटरेचर फर्म। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस पेज पे था। फिर जब हम रिवीजन करते जाएंगे 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, तो 5वीं बारी में आपको अपने आप ही एक दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ, अगर वो पूछ रहा है कि उसके दादाजी का क्या पोर्ट्रेट था, किस तरीके से ऑथर ने उसको एक्सप्लेन किया, सो यू शुड नो कि हाँ, इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया हुआ था। आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ऑथर वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज ग्रैंडमदर टू बी यंग एंड ब्यूटीफुल वंस। मतलब ऑथर जो है कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था कि उसकी जो दादी थी, वो भी कभी खूबसूरत और सुंदर रही थी। तो वो चीज़ कैसे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे? आप कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करोगे? सो यू विल राइट एवरीथिंग कि उसने दादाजी की फ़ोटो देखी, दादाजी का पोर्ट्रेट देखा, दादाजी इस तरीके से थे, ओल्ड थे, तो उनको देख के नहीं लगता था उनकी कभी शादी हुई होगी, उनके कभी बच्चे हुए होंगे। वो अपनी दादी को देखता था, दादी इस तरीके से, उनके व्हाइट लॉक्स थे, ये ऐसे थे वो ऐसे साड़ी पहनती थीं, वो 20 साल से मुझे ऐसे ही दिखती थीं। तो ऑथर को इसलिए उसकी जो दादी थी, वो बहुत श्योर था, ही वाज़ वेरी सर्टेन कि उसकी दादी कभी यंग और ब्यूटीफुल नहीं रही होगी। सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट यू कंप्लीट द चैप्टर, फिर हम जब तीसरी, चौथी रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद बोलोगे कि मैम आप आंसर्स मत बताओ, हम आंसर्स लिखेंगे, फिर आप हमारे को बताओ कि आंसर हमने ठीक लिखा या नहीं। फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि ऑथर क्या बता रहा है और टीचर या जो एग्जामिनर है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बेसिकली, राइट? तो हमारा जो टीचिंग पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा। वी विल टेक आवर टाइम एंड वी विल कंप्लीट द चैप्टर्स लाइक दिस। आज मैंने बहुत छोटा टॉपिक पढ़ाया है। वी विल बी कंप्लीटिंग 1 to 2 पेजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइम लिमिट एंड द क्लास स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम अपने पेजेस कंप्लीट करते जाएंगे एंड वी विल डू द पोएट्री आल्सो सेम ऐसे ही करेंगे। बट ये ट्यूनिंग तभी बैठ पाएगी जब आप अपने साथ एक पेंसिल रखें, अंडरलाइन करके छोटे नोट्स बनाते रहिए। ट्रस्ट मी, लास्ट में आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, बिकॉज 11th क्लास में कोई भी ना ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाता। अगर मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ, उसको अंडरलाइन करके उसके पॉइंट्स बनाते जाइए, आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज आफ्टर ऑल लिटरेचर, यही इसकी खूबसूरती है। कई बच्चों को लिटरेचर अच्छा नहीं लगता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बहुत बोरिंग लगता है। बट जब आप उस चीज को एक कहानी की तरह पढ़ोगे कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आप लोग सीरीज वगैरह, सीरियल्स, मूवीज भी तो देखते हैं ना, तो वैसे ही हमारे ऑथर्स हैं, वो आपको वर्ड्स के थ्रू आपकी इमेजिनेशन में आपको एक स्क्रीन दिखाते हैं, तो वो स्क्रीन आपके हिसाब से चलती है। ठीक है? सो आप इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले आप 5 मिनट देकर जो हमने आज पढ़ा है वो आप पहले पढ़ेंगे, एंड उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।